दोस्तों कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में। हम पिछला वीडियो पढ़ाए थे नेक्रोसिस और इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। आप लोग लिखते रहिएगा, क्योंकि लिखते रहेंगे तो आपको वीडियो स्लो नहीं लगेगा। मैं कोई चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ, इसलिए हल्का वीडियो लंबा हो जा रहा है। और आपको ऐसा बता रहा हूँ कि आप प्रोफ में भी अच्छा लिख के आएँ, ना कि आप पीजी के लिए ही अच्छा करें। इसलिए हल्का लिखते भी हैं, जिससे कि आप प्रोफ में जाके अच्छे से लिख के आएँ और आप अच्छा नंबर लेकर आएँ। इसलिए आपको थोड़ा सा धीमा लग सकता है, थोड़ा सा बड़ा वीडियो लग सकता है, लेकिन आप लोग लिखते रहेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। आप लोग को ज़्यादा धीमा लग रहा है तो आप लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं यूट्यूब पे। चलिए शुरू करते हैं एपोप्टोसिस। क्योंकि जब लिखता है कोई तो टाइम लग जाता है। लिखा हुआ कंटेंट बोलने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन लिखने में हल्का टाइम लगता है, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, आप लोग लिखते रहेंगे तो आप लोग को भी टाइम नहीं जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, पढ़ते हैं हम सब एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है? जनरली आप कह देंगे प्रोग्राम सेल डेथ। क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस। तो क्या है ये? प्रोग्राम सेल डेथ है एपोप्टोसिस। तो पहला पॉइंट इसमें क्या लिखोगे? टाइटली रेगुलेटेड प्रोग्राम सेल डेथ। टाइटली रेगुलेटेड होती है, रेगुलेटेड प्रोग्राम सेल डेथ है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी इसे कहते हैं। टाइटली रेगुलेटेड है, प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं। और एक्टिवेट होता है इसमें इंट्रिंसिक एंजाइम। जो इंट्रिंसिक एंजाइम्स होती हैं, यानी कि सेल में जो इंट्रिंसिक एंजाइम होती हैं उसके एक्टिवेशन से एपोप्टोसिस होती है। ये सिंगल सेल के लिए होती है, सिंगल सेल के लिए होती है। यानी जो नेक्रोसिस थी वो टिश्यू के लिए हो रही थी, यानी कि ग्रुप्स ऑफ सेल के लिए, लेकिन यहाँ पर ये सिंगल सेल के लिए एपोप्टोसिस होती है। तो एक्टिवेट होता है इसमें इंट्रिंसिक एंजाइम, सिंगल सेल के लिए होती है। और साथ में ध्यान रखिएगा कि ऑल न्यूक्लियर डीएनए एंड न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन इसमें डैमेज होती है। जब एक्टिवेट हो जाएगा इंट्रिंसिक एंजाइम तो ये डैमेज करेगा, डैमेज ऑल डीएनए, न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स को डैमेज करेगा। ऑल डीएनए और न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन को डैमेज करेगा। तो ये जनरल चीज़ें हो गई। इसमें ध्यान रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है, इंटैक्ट रहती है। साथ में नो इन्फ्लामेटरी, नो इलिसिट एंड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इसमें नहीं होती है। इसको फॉलिंग ऑफ भी कहते हैं, फॉलिंग ऑफ भी कहते हैं। फॉलिंग ऑफ की ग्रीक शब्द से लेके एपोप्टोसिस, इसका मतलब होता है फॉलिंग ऑफ। तो ग्रीक में एपोप्टोसिस का मतलब होता है फॉलिंग ऑफ। तो ये फॉलिंग ऑफ से है, एपोप्टोसिस ग्रीक वर्ड में है, इसका मतलब होता है फॉलिंग ऑफ। तो ये चीज़ें हो गई। अब कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होता है? तो कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए आप लोग लिखते रहिएगा, जिससे कि आपको टाइम ज़्यादा बहुत ज़्यादा न लगे कि बहुत ज़्यादा सिर्फ वीडियो। कैरेक्टरिस्टिक, अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे तो इसमें क्या होगा? जो मेम्ब्रेन लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी लॉस हो जाती है एपोप्टोसिस में। एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है, एंजाइमेटिक डाइजेशन होगा। और एंजाइमेटिक डाइजेशन होने के कारण जो सब्सटेंस होंगे लीक आउट करेंगे, सब्सटेंस लीक होंगे, यानी कि जो सेलुलर कंटेंट होगा वो लीक हो जाएगा सेल से। और फ्रीक्वेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होगा? जनरल फीचर हो गया, केवल लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, एंजाइमेटिक डाइजेशन होगा, सब्सटेंस लीक आउट कर जाएंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब हम काजेज ऑफ एपोप्टोसिस पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि एपोप्टोसिस
कैसे हो सकती है। एपोप्टोसिस देखो ध्यान रखना, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों कंडीशन में होती है, यानी कि नॉर्मल सेल में भी होती है और जो जो इंज्यूर्ड सेल होंगी उसमें भी होगी एपोप्टोसिस। तो ये डिफरेंस है एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में। तो अगर हम कॉजेज देखें, कॉजेज ऑफ एपोप्टोसिस, तो इसमें क्या पाएंगे भाई, जो भी अनवांटेड या बेस्ट सेल होगी उनको बाहर निकालने के लिए कोई मैकेनिज्म होनी चाहिए, जो जो उस मैकेनिज्म के रूप में काम करती है एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस जो इंज्यूर्ड सेल्स होंगी या रिमूव होने के लिए हैं सेल, जैसे बेस्ट है, बेस्ट सब सेल है जिसका कोई काम नहीं है, जैसे कि लिम्फोसाइट हो गई जो एंटीबॉडी रिएक्शन के बाद में बची हुई हैं, तो उनको बाहर निकालना है, तो वहाँ पर क्या होगा, एपोप्टोसिस होगा। और एपोप्टोसिस जो होती है फिजियोलॉजिकल सिचुएशन में भी होती है और पैथोलॉजिकल, तो रिमूव करती है, रिमूव अनवांटेड और पोटेंशियली हार्मफुल सेल, जो हार्मफुल है या अनवांटेड है उन सेल को रिमूव करने के लिए एपोप्टोसिस होती है। अब एपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल हो सकती है। फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल देखते हैं, एक तरफ ऐसा करते हैं, एक तरफ लिखते हैं फिजियोलॉजिकल, एक तरफ पैथोलॉजिकल, ऐसा मतलब के सीधे लिखते हैं फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस। तो फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस कहाँ पर देखने को मिलती है? फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस देखने को मिलेगी जैसे कि एंडोमेट्रियम का सेट ऑफ भी एपोप्टोसिस के अंतर्गत आता है। उसका क्या होता है, प्रोग्राम सेट होता है, यानी कि एंडोमेट्रियम का कितने दिन पर सेट ऑफ होना है ये सब तय होता है पहले से ही प्रोग्राम होता है। तो फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस का जो एग्जाम्पल है, पहला इसमें लिखो, पहला क्या लिखोगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर क्या जाएगा, ऑर्गेनोजेनेसिस आ गया। तो डेवलपमेंट स्टेज के दौरान बहुत सारी सेल्स क्या होती हैं, डीजेनरेट हो जाती हैं और उनको हटा दिया जाता है। किसके द्वारा होता है, एपोप्टोसिस के द्वारा होता है। तो एग्जाम्पल हो गया फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस का। ऑर्गेनोजेनेसिस तुम्हारा एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया एग्जाम्पल। वहीं पर तुम्हारा इनवोल्यूशन ऑफ हार्मोन्स डिपेंडेंट टिश्यू अपॉन हार्मोन विथड्रॉवल। अगर हार्मोन विथड्रॉवल हो गया तो इन्वोल्यूशन हो जाता है हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू का। तो ये वो भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि इन्वोल्यूशन ऑफ हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू अपॉन हार्मोन विथड्रॉवल। हार्मोन विथड्रॉवल कर देंगे तो जो टिश्यू जो हार्मोन पे डिपेंड कर रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, उसको सेट ऑफ, जैसे कि इंडोमेट्रियम। तो इसका जो फेमस एग्जांपल है वो है इंडोमेट्रियम। यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ का जैसे कि एग्जांपल इसका क्या है, इवोल्यूशन ऑफ हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू अपॉन हार्मोन विथड्रॉवल का एग्जांपल क्या है, से इंडोमेट्रियम सेल ब्रेकडाउन। इंडोमेट्रियम लिख दे रहे हैं, तो इंडोमेट्रियम का सेट ऑफ इसका एग्जांपल हो गया। साथ में ओवेरियन फॉलिकुलर एट्रेसिया। ओवेरियन फॉलिकुलर एट्रेसिया जैसे कि मीनोपॉज के दौरान होता है ओवेरियन फॉलिकुलर एट्रेसिया। तो ये भी तुम्हारा हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू का सेट ऑफ है। तो ओवेरियन फॉलिकुलर एट्रेसिया हो जाती है जब मीनोपॉज होता है। तो एक ये हो गया। उसके बाद में तुम्हारा प्रोस्टेटिक एट्रोफी। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो छोटी हो जाती है आफ्टर कैस्ट्रेशन। अगर किसी का कैस्ट्रेशन कर दिया जाए तो जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड होगी वो छोटी हो जाएगी। तो प्रोस्टेटिक
एट्रोफी आफ्टर कैस्ट्रेशन। ये सब तुम्हारा हार्मोन का इन्वोल्यूशन है, ठीक है। इन्वोल्यूशन ऑफ हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू अपॉन हार्मोन विड्रॉल, हार्मोन हटा लिया गया तो ये चीज हो गया। अगला एग्जांपल जो है वो क्या है, लॉस, सेल लॉस इन प्रोलिफेरेटिंग सेल पॉपुलेशन। तो सेल लॉस इन प्रोलिफेरेटिंग पॉपुलेशन, मतलब जो सेल प्रोलिफरेट कर रही थी उसमें सेल ज़्यादा बढ़ गई तो सेल को लॉस करना है, कम करना है, तो वहाँ पर क्या होगी, एपोप्टोसिस होगी। अगला जो एग्जाम्पल है वो है इलिमिनेशन ऑफ पोटेंशियली हार्मफुल सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट। इलिमिनेशन ऑफ पोटेंशियली हार्मफुल सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट काम कर चुकी है अपना, उनको रिमूव करने के लिए एपोप्टोसिस होगा। वो कैसा होगा, फिजियोलॉजिकल, यानी कि हमारे फायदे के लिए होगा ये। तो ये कैसा होगा, फिजियोलॉजिकल होगा। ये फिजियोलॉजिकल का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल है, अगर हार्ट सेल डेथ हो गया, हार्ट सेल का भाई कोई हार्ट सेल की डेथ हो गया, उसको रिमूव करना भी क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस हो गया। तो हार्ट सेल डेथ ऑफ हार्ट सेल that have served their useful purpose। अब भाई पर्पज खत्म हो गया तो उसको क्या करोगे, डेथ तब आगे निकलो दोगे सिस्टम से। तो डेथ ऑफ हॉर्स सेल दैट हैव सर्व देयर यूजफुल पर्पज, ये भी एग्जांपल हो गया। जैसे कि तुम्हारा लिम्फोसाइट है, अगर न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स इन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, जैसे कि इसको डील कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं डिलीट। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जैसे कि कहाँ एग्जांपल है, न्यूट्रोफिल्स। अब भाई न्यूट्रोफिल्स अपना काम कर रहे हैं, फैगोसाइट कर रहे हैं, तो उनको क्या करोगे, हटा दोगे। तो न्यूट्रोफिल्स एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में, किसमें, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। तो एक्यूट यहाँ एक चीज ये भी ध्यान रखना, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस कौन करवाता है, न्यूट्रोफिल्स करवाता है, ठीक है। और लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पांस में, लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पांस में ये रिमूव कर दी जाएगी एपोप्टोसिस के द्वारा, क्योंकि इनका पर्पज खत्म हो चुका है, अब इनका हमको जरूरत नहीं है। तो इनको क्या करेंगे, पहली फुर्सत में निकाल। अब हम अगला पढ़ेंगे पैथोलॉजिकल, यानी कि डिजीज कंडीशन में एपोप्टोसिस कैसे होती है उसके बारे में। अब इसके अंतर्गत आप लोग ऑटोइम्यून डिजार्डर बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे, जिसमें सेल डेथ हो जाता है, प्रोग्राम सेल डेथ होता है। प्रोग्राम सेल डेथ एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, वरना फिर बहुत सारी फंक्शंस नहीं होंगे। लेकिन अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गया, जैसे कि डीएनए डैमेज है। अब अगला है पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस। पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस का पहला एग्जांपल है डीएनए डैमेज, ठीक है। डीएनए पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस का क्या करवाता है, डीएनए डैमेज। अगला है एक्युमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन, एक्युमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन, एक्युमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन अगला एग्जांपल है। अब इसमें जो एक्युमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन का एग्जांपल, जब रिवर्सिबल इंजरी जब इंजरी के टाइप पढ़ाए थे, तो वहाँ पर आपको ईआर स्ट्रेस के बारे में बताया होगा। और ईआर स्ट्रेस कब होता था, जब प्रोटीन ज़्यादा बनने लगती थी, ज़्यादा चैपरान क्या करता था, ज़्यादा प्रोटीन को सिंथेसाइज करने लगता था। चैपराइन क्या हो जाता था, ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता था, तो उसके कारण बहुत सारी डिजीज हो जाती थी। तो वही है यहाँ पर एक्युमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन। अगर मिसफोल्डेड प्रोटीन एक्युमुलेट हो जाएगी तो उसमें एपोप्टोसिस होती है। तो एक्युमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन, जैसे कि एग्जाम्पल किसमें था, सिस्टिक फाइब्रोसिस बताया हूँ पहले भी, सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ दोबारा। और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन
ट्रिप्सिन डिफिशियंसी। ठीक है, इसको और अच्छे से पढ़ना है तो आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं जो इंजरी पर है। ठीक है, तो उसमें आपको सही से बताए हुए हैं कौन सी एंजाइम की डिफिशियंसी होती है तो क्या होता है, वो सब अच्छे से बताते हैं। अभी यहाँ पर एक तरह से आपको रिवाइज करवा देंगे। ये हो गया तुम्हारा एक्युमुलेशन ऑफ मिसमोलर प्रोटीन। अगला एग्जांपल है सेल डेथ इन सर्टेन इन्फेक्शन। सेल डेथ इन सर्टेन इन्फेक्शन, सर्टेन इन्फेक्शन जैसे HIV इन्फेक्शन हो गया, HIV का इन्फेक्शन हो गया, वायरल हेपेटाइटिस हो गया। ठीक है, तो HIV इन्फेक्शन हो गया, HIV का इन्फेक्शन हो गया, वायरल हेपेटाइटिस। तो इसमें सेल क्या हो जाएगा, सेल का क्या हो जाएगा, एपोप्टोसिस होगा, प्रोग्राम सेल डेथ होगा, जो पैथोलॉजिकल कंडीशन में आएंगे। इसमें क्या होता है, साइटोटॉक्सिक जो टी लिम्फोसाइट होते हैं उनका रोल होता है। तो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स स्पेसिफिक फॉर वायरल हेपेटाइटिस। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होती हैं वो स्पेसिफिक किसके लिए होती हैं, वायरल हेपेटाइटिस के लिए। वो उनको क्या करती हैं, मतलब फाइगोसाइट कर लेती हैं, और उनको निकालने के लिए तुम्हारा क्या होगा, एपोप्टोसिस होगा। सेल डेथ इन सर्टेन इन्फेक्शन, अगर सेल डेथ हो रही है इन्फेक्शन में, कोई सेल डेथ हो रही है तो एपोप्टोसिस आएगा वहाँ पे। तो ये हो गया बात वायरल सेल डेथ इन सर्टेन इन्फेक्शन। साथ में आप लोगों को पता ही है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होती हैं वो टी सेल मीडिएट इम्यूनिटी तुम्हारा क्या प्रोवाइड करवाती है, वो तुम्हारा सेल डेथ इन ट्यूमर करवाती है। ट्यूमर में सेल डेथ करवाती है क्या, टी सेल्स, क्योंकि सेल मीडिएट इम्यूनिटी वही प्रोवाइड करवाती है। और साथ में जो आर्गन रिजेक्शन का काम होता है वो भी सेल मीडिएट इम्यूनिटी का ही होता है, यानी कि टी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का ही होता है। तो ये तुम्हारा एपोप्टोसिस का एग्जाम्पल हो गया। अब हम और कुछ देखते हैं कि मार्फोलॉजी कैसे चेंज होती है, बायोकेमिकल चेंजेस क्या होते हैं आखिर एपोप्टोसिस में। तो अगला है मार्फोलॉजिकल चेंजेस। तो मार्फोलॉजी कैसी रहेगी, मार्फोलॉजी क्या होगा, सेल श्रिंक कर जाएगी। पहला क्या होगा, सेल श्रिंकेज होगा, सेल श्रिंकेज दिखाई पड़ेगा, सेल श्रिंक हो जाएगी। क्रोमेटिन कंडेंसेशन होगा, क्रोमेटिन कंडेंसेशन हो जाएगा। साथ में फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक ब्लेड्स एंड एपोप्टोटिक बॉडी। साइटोप्लाज्मिक ब्लेड्स होंगे, दिखाई पड़ेंगे सेल्स में, और एपोप्टिक बॉडीज बनेंगी। मार्फोलॉजी में दिखाई पड़ेगा, एपोप्टिक बॉडीज दिखाई पड़ेगी, एपोप्टोटिक बॉडीज दिखाई पड़ेंगी। साथ में जो फाइगोसाइटोसिस ऑफ एपोप्टोटिक सेल्स आर सेल बॉडीज यूजुअली बाय मैक्रोफेजेज। अब जो एपोप्टोटिक बॉडीज होंगी उनका फाइगोसाइटोसिस होगा, किसका, एपोप्टोटिक बॉडीज का, बाय मैक्रोफेजेस। तो इनको भी आप मार्फोलॉजी में देख सकते हैं। तो ये एपोप्टोसिस के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस की, कौन सी मैकेनिज्म होती है जो एपोप्टोसिस को रेगुलेट करती है। तो मैकेनिज्म को समझने के लिए यहाँ पे ध्यान देना होगा कि प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर क्या होते हैं, एपोप्टोटिक फैक्टर क्या होते हैं, प्रो एपोप्टोटिक या एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर क्या होते हैं, वो सेंसर क्या होते हैं। तीन चीज़ें जो होती हैं वो रेगुलेट करती हैं पूरे एपोप्टोसिस को। प्रो एपोप्टोटिक क्या करता है, एपोप्टोसिस को बढ़ा देता है। एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर जो होते हैं वो एपोप्टोसिस को इनहिबिट करते हैं। और सेंसर क्या करते हैं, सेंस करते हैं, और वो जाके बताते हैं प्रो एपोप्टोटिक या एपोप्टोटिक को कि आप फंक्शन कीजिए। ठीक है, तो जो सेंसर्स होते हैं वो आर्बिटर्स की तरह यूज होते हैं, यानी कि वो दोनों को बैलेंस करके रखते हैं। प्रो एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर को बैलेंस कौन करता है, सेंसर्स। तो उनका हम देख लेते हैं कि आखिर सेंसर क्या है और प्रो एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर क्या है। उससे पहले मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस में कुछ जनरल चीज़ें देखते हैं। मैकेनिज्म
क्या है एपोप्टोसिस का, कैसे होता है आखिर एपोप्टोसिस। अब इसमें रोल अदा करता है इंडोन्यूक्लियोज और कैस्पेसेस। कैस्पेसेस और इंडोन्यूक्लियज रोल अदा करते हैं और लास्ट में जाके एपोप्टोसोम बनाते हैं और उसके बाद में डाइजेशन होता है यानी कि फेगोसाइट कर ली जाती है सेल। तो उसके बारे में देखो पढ़ेंगे हम यहाँ पे मैकेनिज्म। देखो ये रिजल्ट कहाँ से होता है, एपोप्टोसिस रिजल्ट इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम कॉल्ड कैस्पेजेस। अब कैस्पेजेस क्यों कहा गया, क्योंकि प्रोटीन ये क्या होते हैं, प्रोटीएजेस होते हैं, सिस्टीन प्रोटीएजेस जो क्लीव करते हैं प्रोटीन को आफ्टर एस्पार्टिक रेसिड्यू। तो कैस्पेसेस क्या होते हैं, दे आर सिस्टीन प्रोटीएजेस। ये सिस्टीन प्रोटीएज होते हैं, क्लीव करते हैं, प्रोटीन रेसिड्यू आफ्टर एस्पार्टिक क्लीव्स प्रोटीन आफ्टर एस्पार्टिक रेसिड्यू। जो एस्पार्टिक रेसिड्यू होगा उसके बाद में प्रोटीन को क्लीव करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कैस्पेसेस। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं कैस्पेसेस। तो क्या हुआ, एपोप्टोसिस रिजल्ट इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड कैस्पेसेस। दे आर सिस्टीन प्रोटीएजेज। कैस्पेसेस क्या है, सिस्टीन प्रोटीएजेज हैं जो क्लीव करती हैं प्रोटीन को आफ्टर एस्पार्टिक रेसिड्यू। तो एस्पार्टिक रेसिड्यू के बाद में क्लीव करते हैं प्रोटीन को, कैस्पेसेस। और कैस्पेसेस का ही फुल रोल होता है यहाँ पे तोड़ने का। अब कैस 3, 6, 7 क्या होता है, 8, 9, 10 क्या होता है, उसको आगे देखिए। तो ये हुआ जनरल चीज। अब इसमें 2 फेज होता है, 2 फेज मेनली होता है और तीसरा फेज तो रिमूव करेंगे, जो एपोप्टोटिक बॉडी होगा उसको रिमूव करने का काम होगा, यानी कि रिमूवल ऑफ डेड सेल होगा। और 2 होता है फेज जो मेन होता है, पहला कौन होता है इनिशिएशन फेज और दूसरा होता है एक्सिक्यूशन फेज। इनिशिएशन फेज के लिए कुछ और कैस्पेसेस होते हैं और एक्सिक्यूशन फेज के लिए कुछ और कैस्पेसेस होते हैं। और इसमें 2 पथवे मेन होता है, माइटोकॉन्ड्रियल पथवे और डेथ रिसेप्टर पथवे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल पथवे जो होता है वो मेन पथवे होता है। ज़्यादातर 90% जो पथवे जो एपोप्टोसिस होता है वो इसी से होता है, माइटोकॉन्ड्रियल पथवे से होता है। तो इसमें क्या पढ़ना है, देखो अगर हमको पता करना है कि इस में एपोप्टोसिस हो रही है कि नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, कैस्पेसेस को चेक कर सकते हैं ना। कैस्पेसेस को अगर कैस्पेसेस उसमें दिखाई पड़ा यानी कि उसमें एपोप्टोसिस क्या है, एक्टिव है। तो एंजाइमेटिक जो कैस्पेसेस होते हैं वो ऐसे ही एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं। अगर ये एक्टिव फॉर्म में हो तो भाई सेल को ही डाइजेस्ट कर डालेंगे। तो ये प्रो एंजाइम के रूप में होते हैं, प्रो एंजाइम्स या जाइमोजन जिसे कहते हैं, जाइमोजन। प्रो एंजाइम्स ये एक्टिवेट होंगे जब वो क्या होगी, क्लीविंग, और ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट। अगर इसमें क्लीवेज होगा तो ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। कैस्पेसेस प्रो एंजाइम के रूप में या जाइमोजन के रूप में पाए जाते हैं। जब इसमें क्लीविंग होगा तो ये एक्टिवेट फॉर्म में हो जाएंगे, और एक्टिवेट हो जाएंगे तो आगे किसको एक्टिवेट करेंगे, इंडोन्यूक्लियज को ब्रेक डाउन करेंगे, एपोप्टोसोम बनेगा, फाइब्रोसाइटोसिस होगा। तो ये तुम्हारा प्रो एंजाइम और जाइमोजन के रूप में होता है। क्लीविंग होगा तो एक्टिवेट हो जाएंगे। ये तुम्हारा कैस्पेसेस के बारे में हो गया। अब जो 2 प्रकार के पथवे इसमें होते हैं, 2 प्रकार के पथवे होते हैं,
पाथवे दो प्रकार के होते हैं। पहला है इंट्रिंसिक या माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक या डेथ रिसेप्टर पाथवे, डेथ रिसेप्टर पाथवे। दो पाथवे हो सकता है, फेजेस 3 होते हैं। फेजेस कितने होते हैं? 3। फर्स्ट पहला होगा इनिशिएशन, दूसरा होगा एग्जीक्यूशन, और तीसरा होगा रिमूवल ऑफ डेथ सेल, अब एक हम जनरल चीजें बता दे रहे हैं। देखो एग्जीक्यूशन जो फेज है वो दोनों के लिए सेम होगा, दोनों पथवे के लिए, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रियल पथवे हो चाहे डेथ रिसेप्टर पथवे हो। एग्जीक्यूशन जो पथवे होगा वहां पर दोनों पथवे कन्वर्ज करेंगे, यानी कि वो सेम हो जाएगा। इनिशिएशन पथवे डिफरेंट होता है, तो इनिशिएशन पथवे हम अलग अलग पढ़ाएंगे और एग्जीक्यूशन पथवे जो एक में करके पढ़ाएंगे। और रिमूवल ऑफ डेथ सेल ये भी क्या होता है? सेम होता है। तो एग्जीक्यूशन ये वाला दो पथवे दोनों के लिए क्या होता है? सेम फॉरवर्ड, सेम होगा दोनों पथवे के लिए, चाहे इसके लिए हो चाहे इसके लिए, लेकिन इनिशिएशन दोनों के लिए अलग होता है कि कैस्पेसेस जो होते हैं डिफरेंट आके इनिशिएट करते हैं, और रिसेप्टर्स अलग अलग होते हैं दोनों में। तो अब इसको जनरल यहाँ जगह नहीं है, इसलिए हम देखो जो फिर डिलीट ही करना पड़ेगा भाई इसको भी बीच जगह, हाँ यहाँ नहीं बता सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो माइटोकॉन्ड्रियल या पथवे है ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है, मोस्ट कॉमन है, लेकिन 90% केसेस में यही होता है। मोस्ट कॉमन है 90 माइटोकॉन्ड्रियल पथवे, और ये मेजर है जो तुम्हारे मैमेलियन सेल में, मैमेलियन सेल, किसके लिए बात हो रहा है? मैमेलियन सेल के लिए, मैमेलियन सेल के बारे में बात हो रहा है कि ये मोस्ट कॉमन है, 90% मैमेलियन सेल्स में होता है ये। तो ये हो गया पथवे का जनरल चीज। अब हम पथवे को क्या करते हैं? डिटेल में इसका सर्जरी करते हैं। अब हम पहला पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रियल पथवे, और माइटोकॉन्ड्रियल पथवे में हम केवल इनिशिएशन पथवे पढ़ेंगे, और एग्जीक्यूशन दोनों के लिए सेम होता है, इसलिए उसको हम जब इनिशिएशन पथवे दोनों का पढ़ लेंगे तब पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको एक जनरल चीज़ बता देते हैं कि क्या होता है सेल में, कैसे आखिर प्रोसेस होता है। ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, उसको ध्यान रखिएगा। यही आप बस केवल इनिशिएशन का स्पेसेस जहाँ पर है वहाँ पर दूसरा चीज़ कर देना है और सब सेम रहेगा। तो पहले क्या होता है, जैसे कि सेल इंजरी हुई, सेल इंजरी हुई। अब इसमें क्या हुआ? ग्रोथ फैक्टर, या तो ग्रोथ फैक्टर क्या होते हैं? विथड्रॉल हुए थे, ग्रोथ फैक्टर विथड्रॉल हुआ, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर विथड्रॉल हुआ, डीएनए डैमेज हुआ, प्रोटीन मिसफोल्डिंग हुई, प्रोटीन मिसफोल्डिंग। तो ये एक्टिवेट करेगा। देखो अभी यहाँ पे आप लोग क्यों ध्यान रखिए, उसके बाद में मतलब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दीजिए, उसके बाद में अब ये डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ये एक्टिवेट करेगा सेंसर BCL2 फैमिली को, BCL2 फैमिली तुम्हारा इफेक्टर की तरफ जाएगा, और ये एक्टिवेट करेगा बैक्स और बैक को। इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, आसान होगी। तो BCL2 बैक को करेगा, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके इफेक्ट दिखाएगा। किसमें दिखाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में इफेक्ट दिखाया। साइटोक्रोम जो माइटोकॉन्ड्रिया थी, माइटोकॉन्ड्रिया में आप लोग जानते हैं साइटोक्रोम सी होता है। साइटोक्रोम सी लिविंग स्टेट में बनाए रखने के लिए सेल के लिए बहुत ही आवश्यक है, रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन साइटोक्रोम सी जब बाहर निकलता है तो दिक्कत करता है, वो कैस्पेसेस के साथ में मिलता है और एपोप्टोसोम बना देता है, यानी कि एपोप्टोसिस बढ़ जाती है।
तो इसमें क्या होगा, साइटोक्रोम सी जो होगा वो लीक आउट कर जाएगा। तो साइटोक्रोम सी एंड अदर एपोप्टोटिक प्रोटीन जो होंगी वो लीक आउट कर गई, बाहर निकल गई माइटोकॉन्ड्रिया से। और जब ये बाहर निकली तो ये इसके लिए आ जाएगा इनिशिएटर का स्पेस। ये तुम्हारा एक्सिक्यूशनल का स्पेस को एक्टिवेट करेगा, और एक्सिक्यूशनल का स्पेस अगर एक्टिवेट हो गए तो वो ट्रिगर कर देते हैं कैस्पेसेस को। कई सारे मतलब कैस्केड बन जाता है, जैसे कि ब्लड काउगुलेशन पढ़े हैं, ऐसे ही कैस्केड के रूप में एक्टिवेशन होने लगता है कैस्पेसेस का। और जब ये होने लगता है तो ब्रेक डाउन ऑफ साइटोस्केलेटन, ये दो होगा, एक तो एक क्या करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ साइटोस्केलेटन का ब्रेक डाउन होगा, और दूसरा क्या काम करेगी, इंडोन्यूक्लियेज एक्टिवेशन हो जाएगा, इंडोन्यूक्लियेज एक्टिवेशन हो गया। अब ये क्या करेगी, डीएनए को डैमेज कर देगी भैया, एक्टिवेशन। तो इंडोन्यूक्लियेज का एक्टिवेशन हो गया। अब इंडोन्यूक्लियेज का एक्टिवेशन हुआ तो ये क्या करेगा, साइटोप्लाज्मिक ब्लेब बन जाएगा सेल में। तो पहला क्या होगा, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन की सेल थी, इसमें न्यूक्लियस था, उसका फ्रेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन हो गया, आगे पहुंचा तो न्यूक्लियर ब्लेब बन जाएंगे, मतलब ये न्यूक्लियर ब्लेब ऐसे, ठीक है। तो न्यूक्लियर ब्लेब बन जाएंगे, फ्रेगमेंट ऐसे हैं, न्यूक्लियर ब्लेब फॉर्मेशन हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक ब्लेब, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स बन गए। साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स बने ड्यू टू फॉर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स बन गए, साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स बने, फिर ये किसमें चेंज होंगे, एपोप्टोटिक बॉडी में। एपोप्टोटिक बॉडी, आपको पता है एपोप्टोटिक बॉडी में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, वो जैसी की तैसी रहती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगी। इसको क्या कर लिया जाएगा, फाइब्रोसाइट, इसको क्या कर लिया जाएगा, फाइब्रोसाइट कर लिया जाएगा। तो ये लास्ट स्टेप हुआ फाइब्रोसाइट का, ठीक है। फाइब्रोसाइट कर लिया जाएगा और इसको रिमूव कर दिया जाएगा। लास्ट स्टेज क्या होगा, रिमूवल ऑफ डेड सेल होंगी, उनको रिमूव कर दिया गया। अब ये तो हुआ, हम पढ़े जो ये है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल पथवे। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल पथवे था। यहाँ से कब ये शुरू होगा, जब सेल इंजरी होगा, ग्रोथ फैक्टर विथड्रॉल हुआ, डीएनए डैमेज हुआ, प्रोटीन मिसफोल्डिंग हुआ, तब ये डैमेज कौन एक्टिवेट होगा, माइटोकॉन्ड्रियल पथवे। ये माइटोकॉन्ड्रियल पथवे जिसे कहते हैं इंट्रिंसिक पथवे। वहीं पर एक्सट्रिंसिक पथवे का होता है, इंट्रिंसिक पथवे जब रिसेप्टर लिगेंड इंटरेक्शन होगा, जब क्या होगा, रिसेप्टर लिगेंड इंटरेक्शन हुआ, रिसेप्टर लिगेंड इंटरेक्शन हुआ, जैसे कि फास और टीएनएफ रिसेप्टर इसमें काम करते हैं, फास एंड टीएनएफ रिसेप्टर, यानी कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। फिर वो आएगा यहीं पे, और ये सब सेम, ये तुम्हारा क्या हो गया, डेथ रिसेप्टर पाथवे, ठीक है। तो यहां से शुरुआत होगा तो क्या होगा, डेथ रिसेप्टर पथवे होगा। और ये चीज दोनों में क्या रहेगी, कॉमन, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये चीज दोनों में कॉमन रहेगी, बस केवल जहां से घुस रहा है इनिशिएटर कैस्पेसेस के द्वारा, और हाँ यहाँ से नहीं, ये इनिशिएटर कैस्पेसेस भी दोनों में डिफरेंट होते हैं। किसी में 9 लेता है, किसी में 8 लेता है, ठीक है। फिर 8, 9, 10 क्या होते हैं, इनिशिएटर कैस्पेसेस होते हैं, 3, 6, 7 क्या होते हैं, एक्सिक्यूशन। तो यहाँ पर कैस, ध्यान दीजिएगा, कैस 3, 6, 7 ये क्या होते हैं, इनिशिएटर कैस्पेसेस होते हैं, और सॉरी एक्सिक्यूशन कैस्पेसेस होते हैं, और
8, 9, 10 जो कैश स्पेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इनिशिएटर होते हैं। अब किसी में 8 लेगा, किसी में 9 लेगा, किसी में 10 लेगा, बस यहीं तक डिफरेंस रहेगा और आगे चीज़ें सेम रहेंगी। तो ये जनरल पथवे हो गया, जनरल चीज़ें हो गई जो पथवे के बारे में आपको जानना जरूरी था। अब हम देखते हैं डिटेल में इनिशिएटर कैस्पेसेस को, इनिशियल कैस्पेसेस यानी कि इनिशिएशन फेज को, किसके, माइटोकॉन्ड्रियल पथवे पे। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम अगला शुरू करने जा रहे हैं, पहला शुरू करने जा रहे हैं, पहला। और साथ में पहले, उसके पहले आप लोगों को बताना पड़ेगा कि प्रो एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक और सेंसर क्या होते हैं। हो। देखो पहला हम पढ़ रहे हैं इनिशिएशन फेज। इनिशिएशन फेज किसका है, माइटोकॉन्ड्रियल पथवे वाला, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल पथवे वाला। तो पहला इनिशिएशन फेज माइटोकॉन्ड्रियल पथवे वाला। इसमें क्या होगा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारी एंजाइम रखी हुई हैं जो आउटर मेम्ब्रेन के और इनर मेम्ब्रेन के बीच में पड़ी हैं। साइटोक्रोम सी जैसे प्रोटीन हुई, साइटोक्रोम सी है और कई सारी एपोप्टोटिक प्रोटीन है जो अंदर है, बाइंड है और लिविंग कंडीशन को बनाए रख रही है, रेस्पिरेशन करवा रही हैं। लेकिन जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन होगा, मिसफोल्डिंग प्रोटीन की हो गई या कुछ और हो गया, तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया से लीक आउट कर जाएगा सब्सटेंस, और लीक आउट कर जाएगा वो कैस्पेसेस के साथ में जुड़ के एपोप्टोटिक बॉडी, एपोप्टोसोम बनाएगा और बाद में जाके वो चेंज हो जाएगी एपोप्टोटिक बॉडी में और उसका फैगोसाइटोसिस होने लगेगा। अब इसके लिए प्रो एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक और सेंसर होते हैं। तो अब यहीं पर वही उसका ही बात करने वाले हैं। देखो द रिलीज ऑफ प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन regulated by BCL2 फैमिली। जो BCL2 फैमिली होता है उसके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन को रिलीज होने से कौन रोकता है, BCL2 फैमिली। ये रेगुलेट करता है, ये निकलने नहीं देता है। अगर निकल गई तो शुरू हो जाएगा एपोप्टोसिस। तो BCL2 फैमिली क्या करता है, इसको रेगुलेट करता है, रिलीज ऑफ द प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन को। अब ध्यान देना BCL2 फैमिली के बारे में, मोर देन 20 फैमिली इसकी डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, ठीक है, BCL2 की। और ध्यान देना अगर BH कहीं पर लिखा है तो उसे कहेंगे BCL2 होमोलॉगी। BH क्या है, BCL2 होमोलॉगी है। अब इसमें देखते हैं कि एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर क्या है, एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर। एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर क्या होता है, जो मतलब एपोप्टोसिस को नहीं इनहिबिट करते हैं। ये क्या करते हैं, इनहिबिट एपोप्टोसिस। ये क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे एपोप्टोसिस को। इनमें जो एग्जांपल है वो BCL2 है, BCL XL है और MCL1 है, MCL1। तो BCL2, BCL XL, MCL1 ये तुम्हारा एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर है, यानी कि इनहिबिट करेंगे एपोप्टोसिस को। ये जो एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर होते हैं ये प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस 4 BH डोमेन। इनको डिनोट कैसे किया सकता है, BH1 to 4, ठीक है, यानी कि BH1, BH2, BH3, BH4, ये तुम्हारा 4 BH डोमेन होते हैं। BH मतलब BCL2 होमोलॉगी। तो BH डोमेन होंगे, 4 BH डोमेन एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर में होता है। ये सब कहाँ पर होते हैं,
आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, साइटोसॉल में और ईआर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट इन आउटर, प्रेजेंट ऑन होगा ना, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, साइटोसॉल एंड ईआर मेम्ब्रेन। तो ये यहाँ पाए जाएंगे। कहाँ पे पाएंगे? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, साइटोसॉल, ईआर मेम्ब्रेन। और इनको ये क्या करते हैं? रोक ले, रिलीज नहीं होने देंगे साइटोक्रोम सी को, बाहर नहीं जाने देंगे। जो प्रो एपोप्टोटिक एंजाइम थी, प्रोटीन थी, उनको बाहर नहीं निकलने देंगे, एपोप्टोसिस नहीं होने देंगे, इनहिबिट करेंगे। अगला क्या है? जब हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं इसमें इसका स्लो लगेगा भाई यार, तो तुम देखते रहे ना, ऐसा ना लगे कि बहुत ही स्लो पढ़ा रहे हैं। ये सब बात हो रही है इनिशिएशन, सॉरी अभी हम इनिशिएशन फेज में ये सब जनरल चीज़ें बता रहे हैं आपको कि आखिर क्या होता है, क्योंकि आप ये जान नहीं पाएंगे तो आगे कैसे समझ पाएंगे। देखो उसके बाद में पढ़ते हैं हम प्रो, दूसरा क्या है? प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर। तो प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर यानी कि जो एक्टिवेट करते हैं प्रोसेस को, एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस यानी कि ये फेवर करते हैं प्रोसेस को। इसमें एग्जाम्पल है बैक्स और बैक का, बैक्स बैक, बैक्स बैक इससे फेमस एग्जाम्पल है। ये क्या करेंगे? अलाउ लीकेज, लीकेज ऑफ साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी को लीकेज में अलाउ करेंगे, यानी कि बाहर निकालने का काम करेंगे। और जैसे वो बाहर निकलेगी वो कैसे से जुड़ जाएगी, वो काम होने लगेगा एपोप्टोसिस का। तो अलाउ लीकेज ऑफ साइटोक्रोम सी फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। ये कहाँ पर होता है? साइटोक्रोम सी कहाँ पर होता है? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया के, वहाँ से इसको रिलीज करवाए, अलाउ करवा देंगे रिलीज में। तो ये हो गया प्रो एपोप्टोसिस। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या है? सेंसर, सेंसर, क्योंकि ये आर्बिटर्स की तरह काम करता है प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर और एपोप्टोटिक फैक्टर के बीच में। तो प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर और जो एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर होते हैं ये बैलेंस होते हैं। अगर ये इम्बैलेंस हुए, जिस तरफ झुके उस तरफ वो काम करने लगेंगे, ठीक है। तो इनको बैलेंस करने का काम कौन करता है? सेंसर्स। तो सेंसर क्या करेगा? सेंसर का एग्जांपल है बैड, बैड बिम, बैड बिम, नोक्सा, पूमा, ठीक है। बैड बिम, नोक्सा, प्यूमा और बैड बिम, बिड, एक बिड भी आएगा, बिड, बैड बिम, नोक्सा, प्यूमा, बिड, ये सब तुम्हारे सेंसर हैं। और सेंसर क्या करवाते हैं? देखो ध्यान देना, जो सेंसर ये जितने भी हैं उसमें केवल एक ही BH होमोलॉग है। कौन? BH3। सब में BH3 ओनली प्रोटीन है ये, इसमें सब में क्या है? BH3 ओनली प्रोटीन है। लेकिन जो आप पढ़े थे प्रो एपोप्टोटिक, उसमें एंटी एपोप्टोटिक में उसमें क्या था? BH1, BH2, BH3, BH4 चारों BH डोमेन थे। लेकिन इसमें क्या हो? BH3 डोमेन है, ठीक है। तो BH3 ओनली प्रोटीन है, बैड बिम, नोक्सा, प्यूमा, बिड। और देखो ये क्या करते हैं? आर्बिटर्स ऑफ एपोप्टोसिस है, इसको क्या कहते हैं? आर्बिटर्स, आर्बिटर्स ऑफ एपोप्टोसिस कहते हैं इसको, एपोप्टोसिस कहते हैं इसको, क्योंकि ये बैलेंस बनाता है किसके बीच में? प्रो एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर के बीच में। इसीलिए इसको कहते हैं आर्बिटर्स ऑफ एपोप्टोसिस। मैक बैलेंस, मैक बैलेंस आप लोग लिख लीजिएगा और भूल जाएंगे। मैक बैलेंस between upper two group। अपर टू कौन है? अपर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रो एपोप्टोटिक एंटी एपोप्टोटिक आप लोग क्लियर लिख लीजिएगा। तो ये हुआ जनरल चीज़ है। अब हम देखते हैं इस फेज में क्या होता है। तो वैसे पहले मैं बता चुका हूँ आपको, पूरा एकदम मैकेनिज्म पूरा पहले पथ पे आपको अच्छे से पहले ही समझा चुके हैं क्या होगा। बस केवल आप उस पर मक्खन लगाना है, थोड़ा सा हल्का उसको टेक्निकल रूप में सही करना है, यानी कि कुछ चीज़ें और उसमें जोड़ देनी है, बस वो हो गया आपका, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? जो अगर मान लो क्या हुआ? ER स्ट्रेस हुआ, ER स्ट्रेस हुआ, ER स्ट्रेस हुआ यानी कि प्रोटीन में स्पोल्डिंग हो गई, प्रोटीन में स्पोल्डिंग ज़्यादा हो गई, तो क्या हो गया? सेंसर एक्टिवेट होंगे। सेंसर क्या पढ़े थे आप? सेंसर पढ़े थे बैक
और बैक्स, सॉरी जो BH3 ओनली फैमिली थे, बैम्बिड और ये नोक्सा प्यूमा, ये सेंस बाई सेंसर इसको सेंस करेंगे। जैसे कि कुछ लिख दो, बैड बीम, पूमा, नोक्सा, ETC लिखो, ठीक है। और ये सेंसर तो आज 6 हो गए। अब क्या आएगा, इफेक्टर आएंगे। इफेक्टर तुम्हारे में बैक्स और बैक है, बैक आप जानते हैं क्या, प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर है, यानी कि ये एपोप्टोसिस को इनहेंस करेंगे। तो ये प्रो एपोप्टोटिक इफेक्टर थे। इफेक्टर जब आ जाएंगे तो अब जो BH3 फैमिली था, ठीक है, अब जो BH3 फैमिली था भाई, ये प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर था, यानी कि ये सेंसर थे, ये सेंसर है और इफेक्टर क्या है, बैक। तो बैक क्या करेगा, बैक जो एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर थे उनको उनसे बाइंड करके उनको इनहिबिट भी कर देगा, और साथ में स्टिमुलेट करेगा कि एपोप्टोसिस हो। तो ये एपोप्टोसिस होने को इनहिबिट करते हैं, तो ये इनहिबिट भी कर देंगे BCL2 फैमिली को, और BCLXL को, जो एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर के, ये क्या करेंगे, इनहिबिट BCL2, BCLXL और MCL1 को, ठीक है, MCL1 को इनहिबिट कर देंगे, यानी कि एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर ना बनने पाए, उसको मतलब एपोप्टोसिस में बाधा ना पड़े, इनको इनहिबिट कर देंगे। अब जब इनको इनहिबिट कर देंगे और एक्टिवेट किसको कर देंगे, लीक आउट करवा देंगे। लीक आउट साइटोक्रोम सी स्टिमुलेट कर देंगे, लीक आउट साइटोक्रोम सी को स्टिमुलेट कर देंगे। तो ये दो काम कर रहे हैं, बैक्स और बैक। अब जब साइटोक्रोम सी स्टिमुलेट हो गया, ये क्या करेगा, कैन एक्टिवेट कैस्केड ऑफ कैस्पेसेस एक्टिवेट हो जाएगा, कैस्केड ऑफ कैस्पेस जब एक्टिवेट हो गया। अब कैस्पेस क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ। अब कैस्पेस एक्टिवेट हुआ तो जो साइटोक्रोम सी बाहर आया था साइटोप्लाज्म में, साइटोक्रोम सी बाइंड कर जाएगा किसके साथ में, एपाफ1 से। एपाफ1 क्या है, एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर, लीजिएगा आप लोग, एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 से कंबाइन कर जाएगा साइटोक्रोम सी, जो साइटोसॉल में रिलीज होके आया था। अब जब इससे कंबाइन कर जाएगा तो एक हेक्सामर बनाएगा, व्हील लाइक हेक्सामर बनाएगा, हेक्सामर बन जाएगा, हेक्सामर बनेगा, जिसे कहेंगे एपोप्टोसोम। क्या कहेगा, एपोप्टोसोम। ये क्या बन गया, एपोप्टोसोम बन गया। एपोप्टोसोम क्या है, हेक्सामर है, व्हील लाइक दिखता है, तो एपोप्टोसोम बन गया। एपोप्टोसोम जो होगा वो कैस्पेस 9 से जाके बाइंड करेगा, किससे बाइंड करेगा, कैस्पेस 9 से, कैस्पेस 9 से बाइंड करेगा। 9 क्या था, इनिशिएटर था, इनिशिएटर कैस्पेस था, और इनिशिएटर हो गया, उसके बाद में 3 6 7 तुम्हारा एग्जीक्यूशन आएंगे। ये तुम्हारा इनिशिएशन का काम यहाँ पर खत्म हुआ, यानी कैस्पेस 9 से जाके एपोप्टोसोम जुड़ चुका है। अब ये इनिशिएशन फेज खत्म हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का। अब कुछ और चीजें होती हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है, जैसे कि जब कैस्पेस 9 से जुड़ जाएगा तो ये अदर जो कैस्पेसेस होंगे उनको भी एक्टिवेट करना शुरू कर देगा। जो अब कुछ प्रोटीन होती हैं जिसे कहते हैं स्मैक और डायब्लो, स्मैक या डायब्लो, अजीब एंजाइम है यार, नाम ही नहीं है, प्रोटीन है, स्मैक और डायब्लो।
स्पेक और डायग्लो ये न्यूट्रलाइज कर देती हैं। किसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं? न्यूट्रलाइज। स्पेक और डायग्लो जो होती है वो न्यूट्रलाइज कर देती हैं फिजियोलॉजिकल इनहिबिशन ऑफ एपोप्टोसिस को। इनहिबिशन ऑफ एपोप्टोसिस फैक्टर जो होता है आईएपीज को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। आईएपीज को ब्लॉक कर देते हैं। देखो स्मेक डायग्लो न्यूट्रलाइज कर देते हैं आईएपीज। इनहिबिशन ऑफ एपोप्टोसिस, आईएपीज का फुल फॉर्म क्या है? इनहिबिशन ऑफ एपोप्टोसिस। तो जो इनहिबिशन ऑफ एपोप्टोसिस फैक्टर होंगे वो ये कि इनका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? नॉर्मली ये क्या करते हैं? ये ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक कैस्पेसिस को, एक कैस्पेसिस को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे अगर एपोप्टोसिस नहीं होता है तो जो स्मेक और डायग्लो प्रोटीन होगा वो इसी को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। इसी को क्या कर देगा? इससे जाके बाइंड कर जाएगा, इसको क्या देगा? न्यूट्रलाइज। और ये ब्लॉक नहीं कर पाएगा कैस्पेसिस को, जिसके कारण नॉर्मल फंक्शन ऑफ एपोप्टोसिस होने लगेगा। तो ये चीज़ें हो गई कुछ एपोप्टोसिस के बारे में। अब हम देखते हैं कि आखिर इंट्रिंसिक पथवे क्या है, एक्सट्रिंसिक पथवे। ये खत्म हुआ इंट्रिंसिक पथवे। तो जो एक्सीक्यूशन पथवे है वो दोनों के लिए सेम होता है, इसलिए उसको साथ में पढ़ेंगे। उसके लिए उसको क्या करेंगे? दोनों को साथ में पढ़ लेंगे। तो ये इनिशिएशन फेज है, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला नहीं है, ये डेथ रिसेप्टर वाला पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा पथवे कौन सा? डेथ रिसेप्टर इनिशिएटेड पथवे ऑफ एपोप्टोसिस। तो ये वाला है डेथ रिसेप्टर वाला। डेथ रिसेप्टर का इनिशियल फेज है। तो डेथ रिसेप्टर इनिशिएटेड पथवे का है इनिशिएशन फेज। तो ये डेथ रिसेप्टर इनिशिएटेड फेज का इनिशिएशन फेज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इससे बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, जैसे कि TNF1, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर 1, और एक होता है फास, EFAS फास। तो इसमें रिसेप्टर्स कुछ है, जैसे कि ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर 1 है, फास है। ये लिगेंड से जाके जुड़ेगा, ठीक है, लिगेंड से जाके जुड़ेगा। अगर ये फास तुम्हारा लिगेंड से जाके जुड़ जा रहा है, अगर ये लिगेंड इसमें जुड़ जा रहा है तो क्या हो जाएगा? लिगेंड इसमें जुड़ा तो क्या हो जाएगा? फास लिगेंड हो जाएगा, फास लिगेंड, यानी कि FASL हो जाएगा, फास लिगेंड। तो फास्ट लिगेंड बन जाता है। तो फास्ट लिगेंड बन जाता है, फिर वो आगे का काम करवाता है कि कैस्पेसिस को एक्टिवेट करेगा। तो ये फास्ट लिगेंड TNF1 और फास्ट है, तो फास्ट तुम्हारे लिगेंड से जुड़ा। लिगेंड क्या हो सकता है? कोई ऐसा जो स्टिमुलेट कर सके फास्ट को। तो फास्ट प्लस लिगेंड, फास्ट SL बन जाता है। फास्ट SL बन जाएगा तो, और ये एक्सप्रेस करेगा टी सेल में, एक्सप्रेस्ड ऑन टी सेल पे क्या होगा? एक्सप्रेस्ड होगा। टी सेल पे क्या होगा? एक्सप्रेस्ड होगा। जो फास्ट होगा, फास्ट लिगेंड जो जुड़ गया, फास्ट लिगेंड से जुड़ गया, तो फास्ट L जो होगा वो एक्सप्रेस करेगा टी सेल्स पे जब एक्सप्रेस करेगा जो, तो क्या हो जाएगा? रिकॉग्नाइज करेगा ये सेल्फ एंटीजन, रिकॉग्नाइज सेल्फ एंटीजन, रिकॉग्नाइज करेगा सेल्फ एंटीजन। और ये फंक्शन क्या करेगा? फंक्शन करेगा इलिमिनेट सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट, इलिमिनेट सेल्फ रिएक्टिव एंटीजन, सेल्फ रिएक्टिव एंटीजन को इलिमिनेट कर देगा। तो ये TNF1 फास्ट लिगेंड से जुड़ गया, फास्ट लिगेंड बना, वो एक्सप्रेस हो जाएगा टी सेल पे से वो एक्सप्रेस हुआ, जिसको रिकॉग्नाइज करेगा सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया तो इलिमिनेट कर देगा सेल्फ रिएक्टिव एंटीजन को, जैसे कि लिम्फोसाइट, एंटीजन लिम्फोसाइट।
सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट, एंटीजन लिम्फोसाइट उनको क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। तो ये कुछ चीजें हुई। अब और एक चीज है जो फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन होता है, वो अटैच होता है डेथ रिसेप्टर से। फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन, इसके FADD कहते हैं, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। ये क्या करता है, वो अटैच्ड किस पे होगा, अटैच होगा किससे, डेथ रिसेप्टर, डेथ रिसेप्टर से। डेथ रिसेप्टर क्या है, TNF1 और फास्ट। TNF1 और फास्ट क्या है, डेथ रिसेप्टर है, इससे क्या होगा, अटैच होगा। अब जब ये अटैच होगा डेथ रिसेप्टर से, अटैचमेंट जो फाड़ था, यानी कि फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन था, वो डेथ रिसेप्टर से अटैच होगा। तो ये बाइंड किसको करेगा, ये बाइंड करेगा कैस्पेस 8, कैस 8 को जनरल मैमेल में। लेकिन ह्यूमन में किससे, ह्यूमन में कैस 10 से बाइंड कर जाएगा, कैस 10 से बाइंड कर देगा। ह्यूमन कैस 10 से क्या कर देगा, बाइंड कर जाएगा, ये FADD। तो क्या हुआ, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन FADD डेथ रिसेप्टर से अटैच हो गया, उसके कारण वो बाइंड किया कैस 8 से। ह्यूमन में कैस 10 से अटैच होता है, बाइंड होता है। अब जो कैस 8 होंगे इसमें क्या होगा, क्लीव होगा, क्लीवेज होगा, क्योंकि अभी ये पूरा एंजाइम जाइमोजन थे। तो ये क्या होगा, क्लीव वन अनदर। जो कैस्पेसेस होंगे वो एक दूसरे को ही क्या करेंगे, क्लीव करेंगे और एक्टिवेट जनरेट कर देंगे, जनरेट एक्टिव कैस्पेस 8, एक्टिव कैस्पेस, क्लीव वन अनदर और जनरेट एक्टिव कैस्पेस 8, एक्टिव कैस्पेस 8 बना देंगे। एक चीज यहां पर ध्यान देना, जो ये पथवे है ये इनहिबिट होता है एक एंजाइम द्वारा, ये प्रोटीन द्वारा, इसे फ्लिप कहते हैं, फ्लिप। तो फ्लिप क्या करता है, इनहिबिट करता है प्रोसेस को। तो इसको अभी हम कुछ इसके बारे में कुछ पता कर लेते हैं। देखो हम ज़्यादातर समझा नहीं पा रहे हैं, बहुत बड़े टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, कम समय में सब खत्म करना है, इसे लिखते लिखते ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो क्लीव वन अनदर जनरेट करेगा एक्टिव कैस 8। अब ये चीज़ें ज़्यादा चीज़ें होंगी रिसेंटेज के बारे में। अब इसमें क्या होगा, जो पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस इनहिबिटेड बाय फ्लिप क्या है, प्रोटीन है, एक प्रकार की प्रोटीन है। फ्लिप क्या है, जो पथवे ऑफ एपोप्टोसिस को इनहिबिट कर सकती है, इसलिए पथवे ऑफ एपोप्टोसिस इनहिबिटेड बाय फ्लिप प्रोटीन, जो बाइंड किसके साथ में करती है, बाइंड विथ प्रो कैस्पेसेस 8। तो प्रो कैस्पेसेस 8 से बाइंड कर जाती है फिलिप, इसीलिए आगे का पथवे नहीं होने देती है। तो बाइंड विथ प्रो कैस्पेसेस 8 जो क्लीव नहीं होने देती है, और आगे का पथवे नहीं हो पाता है। भाई क्लीव होगा तभी तो एक्टिवेट होगा, प्रो है ये। तो जब अब यहाँ पे जो डेथ रिसेप्टर थे अटैच हो रहे थे FADD पर, तो ये एक्टिवेट पास प्रोसेस क्लीविंग हो जा रहा था, और जो प्रो कैस्पेस थे वो एक्टिव स्टेट में चेंज हो रहे थे और एपोप्टोसिस होने लगती थी। लेकिन यहीं पर अगर डेथ रिसेप्टर की जगह पर फ्लिप जाके अटैच हो जाएगा, तो ये क्या कर देगा, प्रो कैस्पेसेस को चेंज ही नहीं होने देगा एक्टिव फॉर्म में, और क्लीविंग नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं एक्टिवेट कर जाएगा, क्योंकि क्लीविंग नहीं हो पाएगा। क्लीविंग मतलब काटते हैं एक दूसरे को काटते हैं, कुछ जो मान लो ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस को काट देते हैं और सीक्वेंस को काट देते हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये एक्टिवेशन ही नहीं होने देता है फ्लिप, इसलिए फ्लिप क्या करता है, इनहिबिट करता है एपोप्टोसिस को। तो ये बात हो गया फ्लिप के बारे में।
और ये क्लीव क्यों नहीं होने देता? क्योंकि लैग करता है क्या? लैग प्रोटीएजेज नहीं है। आपको पता है कि कैस्पेसेस क्या है? सिस्टीन प्रोटीएजेज हैं। अब प्रोटीएजेज ही नहीं है फिलिप में, जब प्रोटीन के सीक्वेंस में प्रोटीएजेज ही नहीं है, प्रोटीएज ये लैग करता है, इसीलिए ये क्लीव नहीं होने देता है और पथवे को ब्लॉक कर देता है फिलिप प्रोटीन। तो ये चीज़ हो गई। अब यही मैकेनिज्म कुछ वायरस को रास आ गया। सम वायरस भाई, क्योंकि हमको एपोप्टोसिस नहीं होने देना है, तो सम वायरस सेल जो होती हैं, सम वायरस सेल जो होती हैं प्रोड्यूस करती हैं, फिलिप प्रोड्यूस कर देती है, इससे एपोप्टोसिस नहीं होने पाती है। इसीलिए आप लोग पढ़े होंगे कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होती हैं कैन लाइव, क्योंकि वो फिलिप प्रोटीन प्रोड्यूस कर देती हैं जो एपोप्टोसिस नहीं होने देता है, यानी कि सेल डेथ नहीं होने देता है, प्रोग्राम सेल डेथ नहीं होने देता है। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं इटसेल्फ फ्रॉम फास्ट मेडिएटेड एपोप्टोसिस। तो ये बात हो गया एपोप्टोसिस के इनिशिएशन फेज के बारे में, जो कौन सा पथवे था? डेथ रिसेप्टर इनिशिएटेड पथवे। अब हम कॉमन पथवे पढ़ने जा रहे हैं, एक्सीक्यूशन पथवे। और एक्सीक्यूशन पथवे उसके बाद में आगे बहुत सी चीज़ सब बता चुके हैं कि फाइगोसाइटोसिस होता है, उसके बाद रिमूवल ऑफ सेल देखेंगे, यानी कि फाइगोसाइटोसिस वाला आगे वाला मामला। अब आ गया एक्सीक्यूशन पथवे, जो दोनों पथवे के लिए, जो एक्सीक्यूशन फेज जो दोनों पथवे के लिए कॉमन है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रियल हो चाहे डेथ रिसेप्टर हो। तो अगला है एक्सीक्यूशन फेज। एक्सीक्यूशन फेज के लिए जो कैस्पेसेस होते हैं वो होते हैं 3, 6, 7। इसको क्या करते हैं, जो कैस्पेसेस 8, 9, 10 था उसको आगे बढ़ाते हैं काम, और इंडोन्यूक्लियस को एक्टिवेट कर देते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ साइटोस्केलेटन करवाते हैं, और फिर आगे ब्लेब्स बनेगा, एपोप्टोटिक बॉडी बनेगा और फाइगोसाइटोसिस हो जाएगा सेल। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें आप लोग बस इतना इसकी एक्सीक्यूशन फेज में, क्योंकि पहले बता चुके हैं सब कुछ, एक तो इसकी फ्यूजन में क्या आप लिख दिए कैस 3, 6, 7 होते हैं, और बात पथवे कन्वर्ज एट दिस फेज। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया एक्सीक्यूशन फेज के बारे में। अब हम रिमूवल ऑफ डेथ सेल, यानी कि ये तुम्हारा फेज 2 था, अभी रिमूवल अगला आगे आएगा, रिमूवल ऑफ डेथ सेल, यानी ये कैस्पेसेस जो एक्सीक्यूशन कैस्पेसेस थे उनके वहां तक बात हो चुकी है। अब हम रिमूव कैसे करेंगे डेथ सेल को, उसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, एपोप्टोटिक बॉडी बन जा रही थी, जो बाइट साइज की है, बाइट साइज फॉर मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस थे उनके बाइट का है, यानी कि वो आराम से उनको खा सकते हैं। तो बाइट साइज ऑफ फॉर मैक्रोफेजेस, और ये इसको क्या करेंगे, फाइगोसाइट कर लेंगे मैक्रोफेजेस एपोप्टोटिक बॉडी को। अब देखो, जो नॉर्मली होता है, नॉर्मली सेल्स होती हैं, उसमें जो फास्फेटिडिल सेरीन होती है वो अंदर होती है माइटोकॉन्ड्रिया के, लेकिन इनर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, लेकिन जब एपोप्टोटिक बॉडी बन जाती है तो फास्फेटिडिल सेरीन बाहर की तरफ आ जाती है, जिससे मैक्रोफेजेस इनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हमको इन्हीं को खाना है। तो एक ये बहुत अच्छी मैकेनिज्म होती है। तो इसमें रिमूवल ऑफ डेथ ऑफ सेल में समझने, देखो जो फास्फेटिडिल सेरीन होती हैं, हेल्दी सेल, तो फास्फेटिडिल सेरीन कहाँ पर होगी, अंदर की तरफ होगी। फास्फेटिडिल सेरीन रिसेप्टर है, क्या है, फास्फेटिडिल
सेरीन है। फास्फेटिडिल सेरीन क्या है, अंदर की तरफ है, ठीक है। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के लीफलेट्स पे है फास्फेटिडिल सेरीन। तब ये जो माइक्रोफेज थी उसको निकालना ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब वो इंज्यूर्ड सेल्स होगा, एपोप्टोटिक बॉडी, एपोप्टोटिक सेल जो है, एपोप्टोटिक सेल्स में क्या होगा, यही चीज चेंज हो जाएगा, जो फास्फेटिडिल सेरीन होगा वो बाहर की तरफ आ जाएगा। वो कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ, बाहर की आउटर मेम्ब्रेन होगी उस पर आ जाएगा। तो जब फास्फेटिडिल सेरीन बाहर की तरह आ जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, फ्लिप हो गया। क्या हो गया, फ्लिप हो गया। वो फ्लिप प्रोटीन नहीं है, ये ध्यान देना, ये फ्लिप पैटर्न हो गया। जैसे कि फ्लिप पैटर्न समझ लो कि ये पहले अंदर था, बाहर हो गया। तो फास्फेटिडिल सेरीन का क्या हो गया, फ्लिप हो गया। अब फ्लिप ये बाहर आ गए, अब इनको माइक्रोफेज आसानी से पहचान लेंगे और इनको चटक कर जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे केवल फास्फेटिडिल सेरीन का ही मतलब नहीं होता है, थ्रोम्बोस्पोंडिन होता है जो सेल्स के आउटर पे लग जाता है, जिसके कारण माइक्रोफेज उनको पहचान लेते हैं। साथ में एंटीजन और एंटीबॉडीज होती हैं जो बाहर लग जाती हैं सेल्स पे, जिसके कारण माइक्रोफेज उनको पहचान लेते हैं और फैगोसाइट कर जाते हैं। तो ये भी यहाँ पर लिख लीजिएगा कि इसको यहाँ पर डिलीट करके यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ देखिएगा कहाँ पर क्या लिखिएगा। जो एपोप्टोटिक बॉडीज होती हैं, एपोप्टोटिक बॉडीज वो कोटेड विथ या तो उसमें क्या होगा, थ्रोम्बोस्पोंडिन होगा, थ्रोम्बोस्पोंडिन का कोटिंग हो जाएगा। उसमें नेचुरल एंटीबॉडीज और एंटीजन से कोटेड हो गई, अब प्रोटीन कंप्लीमेंट जैसे कि C1Q ये प्रोटीन कंप्लीमेंट होते हैं जो तुम्हारे सेल के ऊपर आ गए। तो ये जब कोटेड हो जाएंगे इसके कारण, तो ये जब कोटेड हो गई तो ये इंडिकेशन दे रही हैं कि आओ मुझे खा लो, ईट मी, यानी कि हम अब तैयार हैं, इंडिकेशन माइक्रोफेज को मिल जाएगा। तो ये क्या कर रही है, ईट मी, और माइक्रोफेज आके इनको क्या करेगी, गपा। माइक्रोफेज ये क्या है, माइक्रोफेज, ठीक है। तो माइक्रोफेज आके इनको खा जाएगी, और ये क्या है, कह रही है ईट मी, चिल्ला रही हैं, ईट मी, ठीक है, ईट मी चिल्ला रही है, और माइक्रोफेज कहेगा आ रहा हूँ, और सबको सपाचट। तो ये हो गया तुम्हारा डोल ऑफ डेथ सेल। अब हम इनको पैथोलॉजिकल कोरिलेशन ऑफ एपोप्टोसिस देखते हैं। कुछ चीज़ें पहले ही बता चुके हैं, कुछ चीज़ें इसमें बताना है जो इम्पॉर्टेंट है, तो हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं इसलिए कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं यार। अगर आपको जरा सा एपोप्टोसिस इन हेल्थ एंड डिजीज, एपोप्टोसिस इन हेल्थ एंड डिजीज यानी कि क्लिनिको-पैथोलॉजिकल स्टडीज हम पढ़ते हैं एपोप्टोसिस का। तो ग्रोथ फैक्टर डिप्रीवेशन, एग्जांपल्स ऑफ एपोप्टोसिस, यानी कि एग्जांपल हम देख रहे हैं एपोप्टोसिस का। तो ग्रोथ फैक्टर डिप्रीवेशन एपोप्टोसिस द्वारा होता है कि डिप्रीवेशन, ठीक है। तो ग्रोथ फैक्टर डिप्रीवेशन होता है किसके द्वारा, एपोप्टोसिस के द्वारा। जैसे कि हार्मोन सेंसिटिव सेल्स होंगे, लिम्फोसाइट हो गई। एग्जाम्पल इसमें क्या है, हार्मोन सेंसिटिव सेल, हार्मोन सेंसिटिव सेल हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, और न्यूरॉन्स हो गए। तो इनमें क्या होता है, इनमें एपोप्टोसिस हो गया। अब न्यूरॉन्स
जिसका कोई काम ही नहीं है उनका क्या हो जाएगा, एपोप्टोसिस हो गया। यानी कि न्यूरॉन्स में क्या है कि नर्व ग्रोथ फैक्टर इसमें है ही नहीं। अब जब इसमें नर्व ग्रोथ फैक्टर है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, इनका एपोप्टोसिस हो जाएगा, निपटा दिया जाएगा इनको। और ये मेनली ये सब जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे द्वारा होता है, क्योंकि 90% में क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे हो रहा है। अब डीएनए डैमेज एग्जांपल ये प्रोसेस के क्या था, डीएनए डैमेज। अब डीएनए डैमेज देखो अधिकांश सेल में क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे नियोप्लाज्मा को समझने के लिए। यानी कि ये हम घुस रहे हैं सीधे कहाँ पे, जेनेटिक्स से सीधे घुस रहे हैं हम कैंसर में। कैंसर कैसे बनता है, जो डीएनए डैमेज हुआ तो ये जीनोटॉक्सिक स्ट्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है, जीनोटॉक्सिक स्ट्रेस हुआ तो डीएनए डैमेज होगा। जीनोटॉक्सिक स्ट्रेस हुआ तो डीएनए डैमेज हो गया। अब डीएनए हो गया है डैमेज तो ये इन्वॉल्व किसको करेगा, इन्वॉल्व ट्यूमर सुप्रेसर जीन, TP53, ट्यूमर सप्रेशन जीन TP53 प्रोटीन को इन्वॉल्व करता है डीएनए डैमेज में, जीनोटॉक्सिक स्ट्रेस होता है। अब जो P53 प्रोटीन होगा वो एक्यूमुलेट कर जाएगा सेल में, प्रोटीन एक्यूमुलेट इन सेल ड्यूरिंग डीएनए डैमेज। जब डीएनए डैमेज होगा तो P53 प्रोटीन एक्यूमुलेट कर जाता है सेल में, इन सेल, और ये अरेस्ट हो जाएगा, अरेस्ट इन G1 स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, G1 स्टेज ऑफ सेल साइकिल। तो ये G1 स्टेज में जब अरेस्ट हो जा रहा है तो ये टाइम प्रोवाइड करवा दे रहा है कि डीएनए डैमेज जो हो रहा है उसका रिपेयर हो जाए। तो ये प्रोवाइड टाइम फॉर डीएनए रिपेयर। तो डीएनए रिपेयर के लिए टाइम प्रोवाइड करवा दे रहा है, अरेस्ट इन G1 स्टेज ऑफ सेल साइकिल। अब अगर ये ना हो, G1 स्टेज में अरेस्ट ना हो तो ट्यूमर बन जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आगे भी आप नियोप्लाज्मा जो पढ़ेंगे वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट आएगा ये चीज़, ठीक है। अब मान लो कि जो P53 प्रोटीन होगा ये एपोप्टोसिस करवाता है, ठीक है। P53 प्रोटीन क्या करवाता है, एपोप्टोसिस करवाता है। अब ये मान लो फेल हो गया, एपोप्टोसिस नहीं करवा रहा है, तो क्या हो जाएगा, लीड्स करेगा नियोप्लाज, लीड्स टू नियोप्लाज। और नियोप्लाज पता है आपको कि बहुत ही घातक चीज़ है, ठीक है, डेंजरस केरसम। तो लीड्स टू नियोप्लाज, ठीक है, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, या नियोप्लाज कहते हैं या नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए इसको कहते हैं नियोप्लाज्मिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब नियोप्लाज्मिक ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए ये जो P53 प्रोटीन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं लाइफ और डेथ स्विच। किसको कहते हैं, P53 प्रोटीन को, क्योंकि ये क्या करवा रहा है, एपोप्टोसिस नहीं करवाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और कैंसर हो जाएगा। इसीलिए P53 प्रोटीन लाइफ और डेथ स्विच की तरह काम करता है। P53 क्या होता है, लाइफ और डेथ की तरह काम करता है। अब अगला जो एग्जाम्पल है एपोप्टोसिस का, वो मिसफोल्डिंग प्रोटीन की डिजीज में होता है। मिसफोल्डिंग प्रोटीन हम यारिस्टस जब पढ़ाएं तो वहाँ पढ़ा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसको नहीं बनाएंगे। तो देखो अगला है प्रोटीन मिसफोल्डिंग, अगला एग्जाम्पल है प्रोटीन मिसफोल्डिंग।
प्रोटीन मिसफोल्डिंग कई सारे डिजीज हैं, इसको हम पढ़ा चुके हैं पहले ही, तो इसको हम यहाँ पर नहीं बताएंगे। जैसे कि अल्जाइमर्स, हार्टिंगटन डिजीज एंड पार्किंसन डिजीज, इन सब में एपोप्टोसिस होने लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। अब जो बताने वाला इसका जो नाम ले ले रहे हैं कौन कौन सी डिजीज होती है, तो जो होती है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस, पहले बता चुका हूँ। सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है, फैमिलियल हाइपर कोलेस्टेरेमिया होती है, टेसेल डिजीज होती है, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होती है, क्रुट्ज़फेल्ड जैकब मोनाड जैकब डिजीज होती है, और अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन, और ये सब चीज़ें मिसफोल्डिंग में आती हैं। इसमें कौन सी एंजाइम डिफिशिएंट होते हैं इसको आप लोग देख लीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी रिवर्सिबल सेल इंजरी में पढ़ा चुका हूँ। तो अब हम पढ़ते हैं साइटोटॉक्सिक प्रोटीन मिसफोल्डिंग एग्जाम्पल हो गए। अब अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, एपोप्टोसिस इंड्यूस्ड बाय TNF रिसेप्टर फैमिली। एपोप्टोसिस इंड्यूस्ड बाय TNF रिसेप्टर फैमिली। तो TNF रिसेप्टर फैमिली द्वारा भी इंसिडेंट हो सकता है, और ठीक है। और साइटोटॉक्सिक यहाँ साइटोटॉक्सिक का केवल एक रीजन के लिए बात कर रहे हैं। साइटोटॉक्सिक जो की सेल्स होती हैं, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स mediated एपोप्टोसिस। अब यहाँ इसका इसलिए बात कर रहे हैं कि देखो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट होता है वो डायरेक्ट फाइब्रोसाइट करवाता है भैया, ये डायरेक्ट फाइब्रोसाइट करवाता है, क्योंकि पोर बना देता है, ये परफोरिन प्रोटीन जाके घुसा देता है और पोर बन जाता है, स्वेलिंग हो जाती है और फाइब्रोसाइट कर लेता है, ठीक है। मैक्रोफेजेस के डायरेक्ट करवाता है, इसलिए हम यहाँ पर, तो ये जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं परफोरिन प्रोटीन। परफोरिन सिक्रीट करते हैं जो पोर बना देती है, मैकपोर किसमें, सेल्स में। तो परफोरिन से मैक करती है पोर्स, और तो ये ट्रांसमेम्ब्रेन, ये क्या है, परफोरिन क्या है, मैकपोर यानी कि पोर फार्मिंग सब्सटेंस है। ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है, प्रमोट एंट्री ऑफ द साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट ग्रेन्यूल सेरीन प्रोटीएज जो प्रमोट करेगा एंट्री ऑफ द साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट ग्रेन्यूल। साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट ग्रेन्यूल क्या है, सेरीन प्रोटीएज, जिसकी एंट्री को ये प्रमोट करेगा सेल्स में। और इससे सेरीन प्रोटीएज को क्या, ये ग्रेन्यूल जो है इसको ग्रेन्यूल सेरीन प्रोटीएज को क्या कहते हैं, ग्रेनजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेनजाइम कहते हैं। ग्रेनजाइम तुम्हारा जो ग्रेनजाइम है वो एक्टिवेट करता है, कैस्पेसेस, और ये डायरेक्टली इंड्यूस इफेक्टर फेज, यानी कि डायरेक्टली ये फाइब्रोसाइटोसिस करवाने लगता है, डायरेक्टली इंड्यूस कर देता है इफेक्टर फेज को। तो ये कुछ चीज़ें थी साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइटोसिस मेडिएटेड एपोप्टोसिस के बारे में। अब एक थोड़ी सी चीज़ और बची है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। देखो, these are associated with dysregulation of एपोप्टोसिस। अगर डिसरेगुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस तो उससे कुछ डिजार्डर होंगे, इनको देख लेते हैं। डिसरेगुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस के क्या है, डिसरेगुलेशन है। तो डिसरेगुलेशन है यानी बहुत ही कम हो रहा है या बहुत ही ज़्यादा हो रहा है एपोप्टोसिस,
तब उस कंडीशन में देखो या तो एक हो सकता है, एक केस हो सकता है जिसमें इवेपोरेशन इंक्रीज हो गई, एक केस हो सकता है जिसमें इवेपोरेशन डिक्रीज हो गई। तो पहला क्या होगा, जैसे कि इंक्रीज हो गया और ये डिक्रीज हो गया। इंक्रीज का एग्जाम्पल से ऑटो इम्यून डिजीज है, और डिक्रीज का एग्जाम्पल क्या है, न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज, न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज है, न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज, इस्केमिक इंजरी, इस्केमिक इंजरी, और जैसे कि इसकी इस्केमिक इंजरी कहाँ का, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन है एंड स्ट्रोक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड स्ट्रोक्स। और साथ में एक चीज और होगी, क्या कौन सी, वायरल इन्फेक्शन। क्या होगा, वायरल इन्फेक्शन है। तो इसमें एपोप्टोसिस क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। वही डिसरेगुलेशन यानी ऑटोइम्यून डिजीज में एपोप्टोसिस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये कुछ बातें हुई। अब यहाँ पे एपोप्टोसिस हो रहा है खत्म। देखो बड़ा चैप्टर, बड़ा चीज़ था, ज़्यादा चीज़ पढ़ाए हैं, लिख के पढ़ाएं, इसलिए टाइम लगा, ज़्यादा लंबा हुआ है वीडियो। आप लोग अगर चाहें तो नोट बनाते रहिएगा जिससे आपको फ़ायदा हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे जाके दूसरी वीडियो देख सकते हैं आप लोग। धन्यवाद। अगला वीडियो फेरोप्टोसिस, पायरोप्टोसिस और ऑटोफैगी पे आने वाला है। धन्यवाद।